अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हैज़नबर्ग एक फिजिस्ट जिन्होंने 1927 के अंदर अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्होंने डुअल नेचर ऑफ मैटर की बुनियाद पर दिया था। डुअल नेचर ऑफ मैटर मैटर साबित हम कर चुके थे कि ये डुअल नेचर रखता है, दोहरी खसूसियात रखता है। मैटर कभी हमें वेव के तौर पर दिखाई देता है और फिर वही मैटर कभी हमें पार्टिकल के तौर पर दिखाई देता है। सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट सामने आ चुके थे और इस चीज़ को साबित किया जा चुका था। इसने कहा कि भी जब भी मैटर को देखते हैं कभी ये अपना वेव बिहेवियर जाहिर करता है और कभी पार्टिकल। सिंगल टाइम पर एक ही प्रॉपर्टी क्यों इसकी जाहिर होती है, बैक वक्त दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्यों नहीं देखा जा सकता। एक प्रॉपर्टी जाहिर होती है जबकि दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर गैर यकीनी या अनसर्टेनिटी क्यों आ जाती है। इन्होंने अपना ये प्रिंसिपल दिया था। इसे डिफाइन कैसे करते हैं? It states that the position and momentum of microscopic particle cannot both be measured simultaneously with a perfect accuracy. इस रूल के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक कि किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को बैक वक्त एक ही टाइम के अंदर आप परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। आप किसी एक चीज़ को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, एक चीज़ को सही सही तरीके से मेजर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को उसी ही टाइम के अंदर मेजर करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। जब इन्होंने ये डिफाइन किया था तो एक स्टेटमेंट इन्होंने कही थी, देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी विद एनी मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कि जब भी आप किसी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की किसी भी किस्म की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आप उसका मोमेंटम मालूम कर रहे होते हैं, आप उसके लिए टाइम मालूम कर सकते हैं, आप उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेशंस आप करना चाहते हैं तो इन कैलकुलेशंस के साथ कोई ना कोई एक बुनियादी अनसर्टेनिटी ज़रूर जुड़ी हुई होती है। और वो वजह क्या है? क्या ऐसा है कि जो आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी की वजह से ये पैदा होती है, या ये कोई और चीज़ है? जवाब है बेटा, कभी भी ये बुनियादी जो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के साथ जुड़ी होती है ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की वजह से नहीं होती। ये वजह होती है डुअल नेचर की। इसकी बेसिक जो वजह है, काज जिसे कहा जा सकता है, वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मादे की दोहरी खसूसियत, उसकी वजह से ही एक बुनियादी अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी उस मेजरमेंट के साथ जुड़ी रहती है। इस प्रिंसिपल के दो फॉर्म्स हैं, दो शक्लें हैं मेजर जो आप लोग स्टडी करते हैं। पहली है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी और दूसरी जो इसकी फॉर्म है, शक्ल है, वो है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? It is impossible to measure the position and momentum of a microscopic particle at the same instant with ultimate precision. ये नामुमकिन है कि हम एक ही वक्त के अंदर एक पार्टिकल, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से एसोसिएटेड उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक ही टाइम के अंदर सही तरीके से मेजर कर सकें। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और ये लाइट आकर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ आकर टकराती है। अब टकराने के बाद लाइट के फोटॉन्स अपनी कुछ न कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, कुछ न कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो तब्दीली आएगी, अगर उसे डेल्टा एक्स से जाहिर कर लिया जाए तो ये पोजीशन में तब्दीली, चेंज इन पोजीशन, ये हमेशा इसी वेवलेंथ की ही रेंज के अंदर रहेगी।
अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के ऑर्डर के अंदर होगी जिस वेवलेंथ की लाइट, जिस वेवलेंथ के फोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा रहे हैं। तो इसीलिए ये मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास आता है, डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स, जिस वेवलेंथ की लाइट आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइट फोटॉन नेचर रखती है, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिनको फोटॉन कहा जाता है। तो आपने यहाँ परेशान नहीं होना बेटा, इसीलिए लफ्ज़ दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ का फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, या फिर एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है। इसके बाद ये रिलेशन बता क्या रहा है, डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ। इस रिलेशन के मुताबिक लार्जर द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, जो फोटॉन इंसिडेंट किए जा रहे हैं अगर उनकी वेवलेंथ हाई हो, लार्जर हो, देन हायर द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक पार्टिकल की पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो बढ़ जाएगी। जब आप सिंपलर में देखें बेटा, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक हाई वेवलेंथ की, एक लार्जर वेवलेंथ की लाइट को इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर जो गैर यकीनी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आप जितनी कम वेवलेंथ की, थोड़ी वेवलेंथ की लाइट को इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी। ये रिलेशन हमें बता रहा है। इसके बाद मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, इसका रिलेशन हमें दिया था प्लांक्स ने, h ओवर लैम्डा के बराबर। h प्लांक्स कांस्टेंट, लैम्डा वो वेवलेंथ है जिसके साथ ये फोटॉन आ रहा होता है। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर डेल्टा p से जाहिर कर दिया जाए तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या होगी इस मोमेंटम के अंदर, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, वो हमेशा याद रखिएगा बराबर होती है डेल्टा p अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर लैम्डा के। इसी ही रेंज के अंदर आएगी तो h ओवर लैम्डा इसीलिए लिखा गया है। अब यहाँ एक बात को नोटिस कर लें, h प्लांक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, डेल्टा p इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 ओवर लैम्डा के। मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोमेंटम में जो गैर यकीनी है ये हमेशा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब लाइट जिसको इंसिडेंट किया जा रहा है, जिसको फॉल किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस लाइट की जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी मोमेंटम के अंदर कम गैर यकीनी पैदा होगी, कम अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम के अंदर, लेस अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम के अंदर। अगर आप एक हायर वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करते हैं, अगर एक शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को इस्तेमाल किया जाए, ये शॉर्टर वेवलेंथ के फोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किए जाएं, तो उस वक्त जहन में रखिएगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर जो गैर यकीनी है, अनसर्टेनिटी है, ये बढ़ जाती है, इजाफी हो जाती है। क्लियर? इस तरह से इनवर्स रिलेशन, वेवलेंथ को कम कर दें, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं तो वेवलेंथ को बढ़ा दें। अब यहाँ वो सारे फार्मूलिज्म आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर फार्मूला रेलिवेंट हमारे पास रिलेशन हो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, तो इनका ग्राफ, इनकी एक क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशियोज बता दी हैं तो दूसरी में क्या बताए होंगे, अगर एक को डबल कर दें तो दूसरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को हाफ कर दें तो दूसरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दो लैम्डा की वैल्यूज़ बता दी जाएँ और एक अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू आपको दे दी जाए, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3 given 4th अननोन फार्मूला, आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे हैं, जो रिलेशन हमने बनाए थे, वो आप इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी टाइप करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज, लेक्चर नंबर 1 और 2 हमारा, वहाँ हमने इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। आप पहले उसको देख के आपका यहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये फार्मूला जाहिर क्या कर रहा है, लार्जर द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, लोअर द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब दोनों को इकट्ठा कर दें, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, दोनों की मसावतों से आप इनका प्रोडक्ट कर लें। पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स से जाहिर की थी,
और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी से इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये लैम्डा और ये एच ओवर लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट हो जाएंगे। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बनती है एच, जिसे कहा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। तो इस रिलेशन से रिजल्ट क्या बनता है? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू द प्लांक्स कांस्टेंट। के अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का हासिल ज़रब किया जाता है तो ये हमेशा बराबर आता है प्लांक्स कांस्टेंट के। अब इसकी दूसरी फॉर्म अगर देखना चाहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड द टाइम इंटरवल एट विच एनर्जी इज मेजर्ड इज इक्वल टू द प्लांक्स कांस्टेंट। के किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जिस टाइम इंटरवल के ऊपर आपने एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है और उस एनर्जी में अनसर्टेनिटी को अगर डेल्टा ई से जाहिर कर लिया जाए तो इस एनर्जी में अनसर्टेनिटी और उस टाइम का प्रोडक्ट, जिस टाइम के दौरान इस एनर्जी को आपने कैलकुलेट किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी को कहा जाता है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। इसे क्या कहा जाता है बेटा? एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी को डेल्टा ई से जाहिर किया जाए और टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी को डेल्टा टी से जाहिर किया जाए तो दोनों का प्रोडक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, जिसे प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ से एक रिलेशन बना लें आप, डेल्टा टी को जिसे अनसर्टेनिटी इन टाइम कह रहे हैं दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ एक बात सामने आ रही है कि आप एनर्जी की वैल्यू के अंदर गैर यकीनी को कम करेंगे, अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो टाइम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी को कम किया जाएगा तो एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखती हैं। इसको मजीद ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर हाइजेनबर्ग ने इसे कैलकुलेट किया था कि अगर डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम को एक नए अंदाज में लिखा जाए तो ये हमेशा ग्रेटर देन होती है एच कट के। एच कट न्यू प्लांक्स कांस्टेंट है या इसे एडवांस्ड प्लांक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसी तरह से एनर्जी के लिए अगर इसे लिखना चाहेंगे तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम का प्रोडक्ट हमेशा लार्जर होगा एच कट से। एच कट न्यू प्लांक्स कांस्टेंट है और ये बराबर होता है ओल्ड प्लांक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करने से। ओल्ड प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू, जबकि 2 और पाई हमेशा 3.14 के बराबर होता है। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो ये 1.5 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि जो अनसर्टेनिटी है एक गैर यकीनी है कि हमें मैटर कभी वेव के तौर पर दिखाई देता है और कभी पार्टिकल के तौर पर दिखाई देता है। हम उसकी किसी एक खसूसियत के बारे में तो सही से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, दूसरी खसूसियत के बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है। जब ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया उस वक्त इन्होंने जो डुअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया तो इसी बुनियाद पर 1932 के अंदर 1932 के अंदर इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद को बेहतर करने पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर बेटा? नोबेल प्राइज दिया गया कि आपने क्वांटम फिजिक्स की बुनियादों को ठीक किया है। हमारे पास एक तरीकाकार है जहां से हम बता सकते हैं कि अगर मोमेंटम किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का सही तरीके से हम इतना कुछ बता सकते हैं तो उसके पोजीशन के अंदर इतनी गैर यकीनी ज़रूर पैदा हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर उसकी एनर्जी के अंदर गैर यकीनी इतनी है तो जितनी ज़्यादा गैर यकीनी एनर्जी के अंदर बढ़ गई है तो उसके टाइम के अंदर जो गैर यकीनी है या अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू क्या कुछ होगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों रिलेशन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है साबित करें कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको साबित करने के लिए सिंपलर है, आप पोजीशन को पहले डिफाइन कर लें। पोजीशन हमेशा होती है स्पीड और टाइम का हासिल ज़रब। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स से जाहिर कर रहे हो, पार्टिकल फोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तो यहाँ v को c से बदल देना है और टाइम के अंदर जो गैर यकीनी है आप उसे डेल्टा t लिख देंगे। इसी तरह से मोमेंटम के लिए अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो जितने भी छोटे पार्टिकल हैं उनके मासेस के लिए डेल्टा m
और ये पार्टिकल फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, तो c इसलिए लिखा गया है। तो मोमेंटम mv के बराबर था, तो m को डेल्टा m लिखा हुआ है और v को हमने c से रिप्लेस कर दिया है। तो इसीलिए मोमेंटम और डेल एक्स, जिसे अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन कहा जा रहा है, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ प्रोडक्ट की सूरत के अंदर लिखे हैं। देखें c डेल्टा t यहाँ से डेल्टा x की जगह पर, और डेल्टा p जिसे अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम कहा जा रहा है उसकी जगह पर डेल्टा m और c लिख दें। c से मल्टीप्लाई करें, c स्क्वायर बना लें और डेल्टा m इसके साथ रहने दें, जबकि डेल्टा t को अलग कर दें। डेल्टा m c स्क्वायर एनर्जी, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, ये हमेशा बराबर होती है मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी और डेल्टा टाइम के साथ प्रोडक्ट, इसी चीज को ही हमने साबित करना था। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस सारे के सारे प्रिंसिपल से हमें मिला क्या कुछ, क्या हमने रिजल्ट अखज किया? बेटा हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं हमेशा याद रखिएगा इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट लगाकर इनकी किसी एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप वहीं उनकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिप्रेस कर रहे होते हैं, उसको आप अपनी ही मुदाखलत की वजह से क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई गैर यकीनी पैदा कर रहे होते हैं। मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाकर आपने छोटे पार्टिकल के मोमेंटम को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो आपकी मोमेंटम की कैलकुलेशन उसकी पोजीशन की कैलकुलेशन के अंदर गैर यकीनी पैदा कर देगी। आपके एक्ट ऑफ मेजरमेंट, आपके मेजर करने का जो अंदाज है वो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देता है। ये वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। ये कभी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से नहीं आ रहा होता, बल्कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल्स हैं इनके साथ मैटर हमेशा ये डुअल नेचर रखता है, ये अपनी वेव खसूसियात भी रखते हैं और पार्टिकल भी खसूसियात रखते हैं, तो इसीलिए ये मामला सामने आ रहा होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।